जय हिंद बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के पाठ 21 में वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहले वैश्वीकरण से आशय, दूसरा वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तीसरा है वर्ष 1991 के पूर्व भारत का विकास, चौथा है वर्ष 1991 के बाद भारत का विकास, एवं अंत में वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याएं। आज विश्व में एक उपभोक्ता के समक्ष वस्तुओं सेवाओं के अनेक विकल्प उपस्थित हैं। विश्व के विकसित देशों में उत्पादित कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल सस्ते दामों में आज हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। यहाँ यह तथ्य विशेष उल्लेखनीय है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के ये विकल्प 2 दशकों से ही उपलब्ध हैं। इससे पूर्व हमें केवल देश में निर्मित वस्तुएं ही उपलब्ध थी। वास्तविकता यह है कि विदेशी व्यापार ने आज विश्व के देशों को परस्पर जोड़ दिया है। विश्व की अनेक बड़ी कंपनियां, जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जानते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से जानते हैं, अपने उत्पादों की बिक्री अनेक देशों में करती हैं। ये बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं और उत्पादित वस्तुओं को अनेक देशों में बेचती हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण का तात्पर्य है विश्व का एकीकरण, यानी जब पूरा विश्व एक हो जाता है, यानी विश्व का बाजार सब मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वैश्वीकरण ने वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया है। अतः यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यापारिक क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है और वे एक इकाई के रूप में कार्य करने लगती हैं। बच्चों, देखते हैं कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहले तकनीकी ज्ञान का विस्तार। पिछले 50 वर्षों में तकनीकी ज्ञान का तेजी से विकास हुआ है। परिवहन तकनीकी ने अब लंबी दूरी तक वस्तुओं को कम लागत पर भेजना संभव बनाया है। इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स ने विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने का कार्य उसको भी सरल बना दिया है। संचार उपग्रहों ने इन सुविधाओं का विस्तार कर क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। उसके बाद बच्चों, उदारीकरण की प्रक्रिया। 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर सीमित था। भारत ने भी 1950 एवं 1960 के दशकों में केवल अनिवार्य वस्तुओं जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी थी। इस नीति से देश में अनेक उद्योगों का विकास हुआ और भारत अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन गया। किंतु 1970 एवं 90 के दशकों में अनेक परिवर्तन हुए, जिनसे विदेशी व्यापार को उदार बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद प्रायः विश्व के सभी देशों ने अपनी आयात करों में कमी की और अपने देश के बाजार को अन्य देशों के लिए खोल दिया। इसके बाद बच्चों, प्रतियोगिता एवं बाजार का विस्तार कैसे हुआ देखते हैं। वैश्वीकरण के चलते विभिन्न उत्पादक कंपनियां बाजारों पर कब्जा कराने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का सहारा लेती है। इसके लिए ये कंपनियां कीमत कम करने के साथ साथ विज्ञापनों एवं प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करती है।
पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि, उपभोक्ता प्रवृत्ति, रुचि एवं आदतों में परिवर्तन आदि से वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी के विकास से नई नई वस्तुओं का उत्पादन संभव हुआ है, जिससे बाजारों का विस्तार हुआ है। इसके बाद बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, जिससे हम MNCs के बारे में जानते हैं। दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विशेष महत्व है। ये कंपनियां उन देशों में उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य साधन मिलते हैं। इससे उत्पादन लागत में कमी आती है तथा कंपनियों की प्रतियोगिता करने की क्षमता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे सस्ते श्रम होने के कारण चीन में बनते हैं, फिर इन पुर्जों को लाद कर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहां इन्हें जोड़ा जाता है। इसी बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन होता है। इन सभी बातों से वस्तुओं की उत्पादन लागत में कमी आई है और उत्पादन करने वाली कंपनियों का लाभ बढ़ गया है। फलतः विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या बढ़ गई है। विदेशी व्यापार में विस्तार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रायः सभी देशों के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी व्यापार के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब देखते हैं बच्चों, हमारा 1991 से पूर्व भारत के विकास की क्या स्थिति थी। स्वतंत्रता के बाद सन 1951 से वर्ष 1990 के मध्य देश में लगभग 7 पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। सन 1991 तक भारत के विकास की प्रमुख उपलब्धियां कुछ इस प्रकार हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र का विकास कैसे हुआ। इस अवधि में इस्पात, विद्युत, उर्वरक, भारी मशीनों, रसायन, जहाज निर्माण आदि के कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किए गए। फलतः देश के सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। आत्मनिर्भरता। पंचवर्षीय योजनाओं में जो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था, उसे प्राप्त करने के लिए विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम किया गया। इस अवधि में कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की गई तथा विशाल औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया। इसके बाद बच्चों विदेशी व्यापार। इस अवधि में व्यापार धीमी गति से बढ़ा। कुल विश्व व्यापार में भारत का योगदान वर्ष 1951 में लगभग 1% था, जो घटकर 1991 में केवल 0.6% रह गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। बच्चों देखें हम वर्ष 1951 से 91 की अवधि में राष्ट्रीय आय में औसतन 4.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। इस अवधि में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति आय बहुत धीमी गति से बढ़ी। रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई। इस अवधि में यद्यपि रोजगारों के अवसरों में वृद्धि के प्रयास किए गए, तथापि यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। वर्ष 91 तक बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक जटिल हो गई थी। विदेशी मुद्रा का संकट। वर्ष 1951 से 91 तक भारत में आयातों को कम करने की नीति को अपनाया गया, किंतु पेट्रोलियम व मशीनरी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात हेतु भारत को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बनी रही। इस हेतु भारत को विदेशी ऋण लेना पड़े थे। फलतः भारत विदेशी मुद्रा के संकट में फंस गया था। मूल्य वृद्धि कैसे हुई बच्चों? नियोजन की अवधि में भारत को लगातार मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद वर्ष 1956 से 91 के मध्य भारत में मुद्रास्फीति की दर 5 से 6% के मध्य रही। प्रथम योजना को छोड़कर शेष सभी योजनाओं में मूल्य वृद्धि की समस्या बनी रही। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 51 से 91 के दौरान भारत ने अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की, किंतु विदेशी व्यापार एवं विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में भारत को अनेक समस्याओं का सामना
करना पड़ा था। एक स्थिति तो ऐसी आ गई थी कि भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए अपने स्वर्ण भंडार को गिरवी रख ऋण लेना पड़ा था। इसके बाद बच्चों 1991 के बाद भारत का तेजी से विकास हुआ, उसको हम देखते हैं। वर्ष 91 से भारत ने नवीन आर्थिक नीति को अपनाया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व में हुई प्रगति एवं तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाकर देश में आर्थिक विकास की गति को तेज करना था। इस नीति के द्वारा देश में विद्यमान प्रशासनिक नियंत्रणों को समाप्त करके उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसके साथ ही निजी निवेश को प्रोत्साहित एवं विदेशी पूंजी को आकर्षित करने का प्रयास भी किया गया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नई नीति के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक नए अध्याय का सृजन किया गया। वर्ष 1991 के बाद देश की अर्थव्यवस्था में हुए सुधार एवं वैश्वीकरण के प्रभाव कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आयात निर्यात। वर्ष 1991 में घोषित आयात निर्यात नीति में निर्यात आधारित विकास पर जोर दिया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयात एवं निर्यात पर लगे हुए प्रतिबंधों तथा प्रशासनिक नियंत्रण को कम किया गया। आयात निर्यात नीति 2004 से 9 में आयातों एवं निर्यातों को और अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। कुल विश्व व्यापार में भारत के विदेशी व्यापार का योगदान वर्ष 1990 में 0.6% से बढ़कर अब लगभग 1.0% हो गया है। औद्योगिकरण। वर्ष 1991 को घोषित औद्योगिक नीति और बाद में किए गए सुधारों के कारण देश में औद्योगिकरण में तेजी आई है। अतः अब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित उद्योगों की संख्या केवल 3 रह गई है। इसका अर्थ यह है कि निजी क्षेत्र को अपने विस्तार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो गए हैं। औद्योगिक नीति के अनुसार देश में अब उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति को अपनाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्र अब विदेशी निवेश के लिए खोल दिए गए हैं। इस नई औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप देश में विकास दर लगभग 9% हो गई है। विदेशी निवेश में वृद्धि। वैश्वीकरण के बाद अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। इन कंपनियों ने सेल फोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ठंडे पेय पदार्थों, जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। इसके साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों को लाभ हुआ है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 1991 के बाद देश में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है। और इसके बाद बच्चों उपभोक्ताओं को भी वैश्वीकरण से बहुत कुछ लाभ हुआ है। देखें, वैश्वीकरण के बाद विदेशी एवं स्थानीय उत्पादकों के मध्य परस्पर प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है और परिणाम स्वरूप अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें कम हुई हैं। इससे उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। अब उपभोक्ताओं को पहले से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता वर्ग पहले की तुलना में उच्चतर जीवन स्तर का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भारत की कंपनियों को भी बच्चों बहुत फायदा हुआ है। सबसे पहले देखें, अनेक भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में स्थापित किया है, जिन्होंने इन कंपनियों ने विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया है। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स को लिया जा सकता है, जो अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। भारतीय कंपनियों ने विदेशी कंपनियों से प्रतियोगिता करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाया है और उत्पादन के मानकों को ऊंचा उठाया। सेवा क्षेत्र का बच्चों सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। देखें, वैश्वीकरण ने संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवीन लाभप्रद सेवाओं का विस्तार किया है। एक भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर्स इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में उपलब्ध हैं। ये सेवाएं विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। भारत को सॉफ्टवेयर की सेवाओं के निर्यात के द्वारा भी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। बच्चों, जहां पर हम कुछ देखते हैं कि वैश्वीकरण से हमें बहुत सारा लाभ हुआ है, तो वहां दूसरी ओर वैश्वीकरण के कारण कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। तो उन समस्याओं को हम देखेंगे। सबसे पहले
छोटे उत्पादकों पर प्रभाव। भारत के अनेक छोटे उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है। विदेशों में उत्पादित माल से प्रतियोगिता करने में छोटे उद्योग सक्षम नहीं है। परिणाम स्वरूप अनेक छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योगों की स्थिति अत्यधिक खराब है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक लोगों को रोजगार में अनिश्चितता। दूसरी समस्या, वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। बढ़ती प्रतियोगिता के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ यह है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। कारखाने के मालिक लागत को कम करने के उद्देश्य से श्रमिकों को अब अस्थायी रोजगार प्रदान करते हैं ताकि उन्हें वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। इसके साथ ही श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है। इस प्रकार यह हम कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। सभी लोगों को लाभ नहीं मिला है बच्चों वैश्वीकरण का। अनुभव यह बताता है कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। केवल शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। इसके विपरीत अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समाज का कमजोर एवं गरीब वर्ग वैश्वीकरण के लाभों से दूर है। विकसित देशों का वर्चस्व हुआ है बच्चों। वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व व्यापार संगठन के निर्देशानुसार क्रियान्वित की जा रही है, किंतु इस संगठन में विकसित देशों का वर्चस्व अधिक है। ये देश उन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं जिनसे उन्हें लाभ प्राप्त होता है। श्रमिकों के लिए इन देशों ने अपने बाजार नहीं खोले हैं। इसी प्रकार कृषि को दी जाने वाली सब्सिडी पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि विदेशी विकसित देशों के वर्चस्व को समाप्त किया जाए और ऐसे वैश्वीकरण को विकसित किया जाए जिससे सभी देशों को लाभ मिले। क्षेत्रीय विषमताएं अगली समस्या है। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय समस्याएं बढ़ी हैं, क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी हैं, जिस कारण वैश्वीकरण से विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों को अधिक लाभ मिला है। ठीक इसी प्रकार देश के अंदर भी विकसित क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वैश्वीकरण के लाभ सभी क्षेत्रों के लोगों को प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार बच्चों स्पष्ट है कि वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर अच्छे एवं बुरे दोनों प्रभाव पड़े हैं। अनेक भारतीय उत्पादकों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर भी लगभग 9% से अधिक हो गई है। उपभोक्ताओं को अब विश्व स्तर की वस्तुएं प्राप्त होने लगी है, किंतु वास्तविकता यह है कि वैश्वीकरण के लाभ सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से नहीं मिले हैं। अनेक लघु एवं छोटे उद्योग प्रतियोगिता के कारण बंद हो गए हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में विद्यमान गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी समस्याएं और अधिक जटिल हो गई हैं। इसके साथ ही विश्व व्यापार संगठन पर विकसित देशों का वर्चस्व होने के कारण वैश्वीकरण के लाभ विकासशील एवं पिछड़े देशों को नहीं मिल पा रहे हैं। नए श्रमिक कानूनों का भी मजदूर वर्ग पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः आवश्यकता है कि न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए प्रयास किए जाएं। वैश्वीकरण सभी समस्याओं का निदान नहीं है। वैश्वीकरण की सफलता आत्मनिर्भरता पर अधिक निर्भर है। भारत का स्वदेशी आंदोलन इसी पर आधारित है, जिसे महात्मा गांधी सहित कई विभूतियों ने अपनाया था। बच्चों, आपके गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। उनमें से कुछ अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और एवं दीर्घोत्तरीय। सबसे पहले, वर्ष 1991 से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की क्या नीति थी? दूसरा प्रश्न है, एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को क्या कहा जाता है? तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत विदेशी व्यापार क्या है, बाजारों का एकीकरण क्या है एवं वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है?
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले कारणों की विवेचना कीजिए और विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, लिखिए। तो अंत में बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप दिए गए प्रश्नों को घर पर उनका अभ्यास करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।